तो देखो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो है अगला टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था कुछ जो है वो बेसिक टर्म्स, जो कि हमको जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी। तो उसको हमने बच्चों को डिस्कस किया था। अब देखो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बेसिकली होता क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या आता है केमिस्ट्री में, तो देखो बच्चों, ये समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, आप ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका सिंपल मीनिंग बच्चों ये होता है कि ये लॉ हमको ये बताता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो है एलिमेंट हैं, उनके एटम्स कैसे जो है वो एक दूसरे से जो है वो कंबाइन करते हैं, किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, और कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को जो है वो फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमको मिला जुला के बोला ये है कि इस लॉ में हमको ये पढ़ना है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, वो किस तरह से जो है किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके जो है वो नए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म करते हैं। उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये जो सेक्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लॉज को पूछता है, इस पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सा इसमें से जो रिएक्शन है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, और हमको वन बाय वन करके बच्चों ये सभी लॉज को जो है समझना है। बहुत ईजी है, आपको समझ में सब आ जाएगा, बस आपको एक बार ध्यान से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो है वो दिमाग में, माइंड में फिट करना है। एक बार फिट हो गया आपको बच्चों, फिर आसान हो जाएगा सब कुछ जो है पढ़ना, थोड़ा भी ये डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, अगर हम सिंपली यहाँ बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो बच्चों हम यहाँ पे सिंपली क्या बोल पाएंगे, तो हम बोलेंगे द लॉ विच एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये हमको ये बताता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कैसे कंबाइन करके जो है नए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो देखो बच्चों, अब अगर हम इसमें जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर हम सिंपली जो है वो अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि द लॉ विच एक्सप्लेन्स हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are combined in different ratios to form compounds और molecules। अच्छा, ध्यान देना, बेसिक डेफिनेशन है कि ये जो लॉ है वो हमको ये बताता है कि जो है वो हम केमिस्ट्री में जितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड पढ़ते हैं, वो कंपाउंड जो है कैसे बनते हैं, कैसे जो है वो फॉर्म होते हैं, किन रेशियोज में कंबाइन करते हैं, इसका एक बेसिक आइडिया जो है वो हमको ये लॉ देता है। अब देखो बच्चों, उसमें जो हमारा पहला लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चों, ये जो लॉ है वो जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉ है, आप बोल सकते हो। ठीक है, और आपने इस लॉ को जो है वो पढ़ा ही होगा। हमने देखो बच्चों पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, हम बोलते हैं कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बच्चों उसी जो है वो लाइन पे बेस्ड ये भी जो है वो हमारा जो है वो रूल है या हमारा लॉ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, जैसे हमने वो पढ़ा था वही सेम यहाँ पे है, बस हमने वहाँ पे एनर्जी के टर्म में बोला था और यहाँ पे हम जो है वो मास के टर्म में जो है बोल देंगे, क्योंकि एनर्जी और मास का जो कन्वर्जन होता है, हम बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन होता है लगभग जो है वो सेम वे में होता है, ऐसा आइंस्टाइन ने जो है बोला था। तो सेम जो है वो लॉ हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो बच्चों, इसका जो स्टेटमेंट होता है वो हम लिखेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में स्टेटमेंट भी आता है। देखो बच्चों, हमको एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, कोई भी एग्जाम हो, हमको उस एग्जाम में उस टॉपिक का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बच्चों पूरा अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाता है। अक्सर जो है बच्चों का ये मैसेज आता है, उनका मेल आता है, उनका डाउट आता है कि सर हमसे थियरी तो हो जाता है लेकिन हम जो है वो
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता, खासकर जो है फिजिक्स में। तो बच्चों आप ध्यान देना कि आपका न्यूमेरिकल, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो और चाहे आपको केमिस्ट्री, कोई भी आपका जो है सब्जेक्ट है, आपका न्यूमेरिकल उस पर प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगे बच्चों जब आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी, आपको मतलब चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ों का आपके पास फील होगा, तब जो बच्चों आप जाके जो है वो उसका पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे बच्चों, तो हम सिंपल यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम सिंपली स्टेटमेंट में बोलेंगे दिस लॉ स्टेट दैट ना, इस लॉ को बताओ ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस लॉ स्टेट दैट, सिंपली बेटा क्या होगा, जैसे एनर्जी का था, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम बच्चों सिंपल बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो हमारा जो मास होता है कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और कभी वो जो है क्रिएट भी नहीं होता है। बस बच्चों हम सिंपल बोल सकते हैं कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसलिए हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता होगा, क्या होता होगा, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता होगा वो कहीं न कहीं मास ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक से इक्वल होता होगा या उसको जो है बराबर होता होगा। तो बच्चों हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो मास हमने रिएक्टेंट में लिया था इनिशियली वही जो है पूरा टोटली क्या होगा, जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ नया जो है वो ऐड नहीं हुआ। अब देखो बच्चों इसका अगर हम पॉइंटर्स जो है वो अगर हम लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं सिंपल यहाँ पे कि ये जो लॉ था वो किसने दिया था, तो हम बोल सकते हैं कि इट वॉज गिवन बाय, ठीक है, एक जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोइन लेवोशियर। बच्चों ध्यान देना साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो है एंटोइन लेवोशियर ने जो है बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और बच्चों इन एंटोइन लेवोशियर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बच्चों क्या बोलेंगे इनको हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। आप ये भी जो है वो याद रखना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बच्चों किसने दिया था, वो दिया था एंटोइन लेवोशियर ने। नाम क्या है इनका पूरा पढ़ लो, एंटोइन लेवोशियर ने बच्चों ये लॉ दिया था और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और आपका ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम जो है वो इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम इस लॉ को समझेंगे तो देखो हम सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। जैसे अगर हमारे पास जो है वो कार्बन जो है सॉलिड है और अगर बच्चों हम कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बन को अगर हम O2 से जलाएंगे या बोल सकते हैं कोक को हम जलाएंगे तो ध्यान देना है हमारा जो ऑक्सीजन है वो गैस होगा। तो बच्चों जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे CO2 बनता है। सिंपल एक रिएक्शन है। तो बच्चों आपको इस रिएक्शन में ध्यान देना है कि हमने कार्बन का और ऑक्सीजन का जितना मास लिया है इन दोनों के मास के सम के बराबर जो है वो CO2 का जो है वो मास होगा। हम सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो जो है बच्चों कितना है x ग्राम है, हमारा जो O2 है कितना होगा y ग्राम होगा। तो हम बोलेंगे बेटा जो CO2 का जो हमारा मास होगा कितना होगा, x प्लस वाई ग्राम होगा। ध्यान देना दोनों के मास के सम के जो है वो बराबर होगा क्योंकि नया मास कोई ऐड नहीं हुआ और बेटा कोई मास जो है डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ बच्चों। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि x और y मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो सम होगा वही बताओ किसका मास हो जाएगा, जो है वो CO2 का मास हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसी को अगर हम जो है वो डेटा वाइज समझें तो इसको हम डेटा वाइज भी समझ सकते हैं कि कार्बन का जो एक्चुअल में मास होता है अगर आप जो है पढ़े रहोगे तो होता है 12 ग्राम पर मोल। बच्चों कितना होता है 12 ग्राम में, या हम बोल सकते हैं कि 12 ग्राम होता है, 12 U है, AMU में हम इसको बोल सकते हैं। और बेटा हमारा जो O2 होता है इसका होता है कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो अगर हम जो है इसको जो है एक O का होता है 16 तो हमारे पास अभी कितना O है 2 O है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 को अगर हम बेटा 12 में से ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 44 ग्राम। या हम बोल सकते हैं कि इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि हमारा 12 है प्लस 32 है इक्वल टू क्या हो गया बेटा 44 ग्राम हो गया। देखो तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जितना हमने इनिशियल जो है मास लिया था कार्बन का O2 का उसके सम के बराबर किसका मास होगा बच्चों, जो है वो CO2 का मास हो जाएगा। हम देखो बच्चों इसमें जो है और बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स इसमें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री में जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा या अभी आगे पढ़ना, ध्यान देना उसमें अगर वो केमिकल रिएक्शन बच्चों जो है वो बैलेंस्ड है पूरे तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा। आप इतना पॉइंट ध्यान देना, अगर वो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन केमिकली अगर वो बैलेंस्ड है पूरा, अगर वो इम्बैलेंस नहीं है तो बेटा हम बोलेंगे कि ये जो है वो रिएक्शन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा। ये बेटा ध्यान देना।
देखो दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हम बोल सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस है, ठीक है ना। तो अगर हम जो है वो फॉस्फोरस को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जैसा अभी हमने जो है वो सी का O2 के साथ किया, तो देखो ये भी रिएक्शन होगा, तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, फॉस्फोरस के डिफरेंट टाइप के बच्चों क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो है फॉस्फोरस प्लस O2 का जितना हमने मास लिया उनके सम के बराबर कितना मास होगा, बताओ, फॉस्फोरस ऑक्साइड का मास जो है वो हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हम बोल सकते हैं, जैसे देखो अगर हमने जो है वो मैग्नीशियम को, सपोज मैग्नीशियम हमारा सॉलिड होता है, मेटल है, अगर उसको हम जो है वो O2 के साथ बच्चों बर्न करेंगे तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 2 mg होगा, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं 2 MgO। अब बच्चों ध्यान देना कि हमारा जितना जो है वो मास होगा Mg का, जितना मास होगा O2 का, दोनों के सम के बराबर बच्चों किसका मास हो जाएगा, MgO का हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो केमिकली जो है बैलेंस्ड है। हमने यहाँ पे 2 Mg लिया है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा MgO का यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल बना है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो गया है। तो बच्चों देखो इस तरह से हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे इसका जो है स्टेटमेंट जो है लर्न करना है, या आपको जो है एक फॉर्मूला ध्यान देना है। किसने इस लॉ को प्रपोज किया था, एंटोनी लेवोशियर ने किया था, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उसको आप पढ़ सकते हो। ये इसके जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। तो और भी हमारे पास ध्यान देना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हमारे पास कम नहीं है। अब ध्यान देना इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, वो सभी रिएक्शंस जो है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान देना। चलो अब नोट करो आप लोग फटाफट ये पॉइंट को, फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट। चलो बच्चों अब देखो दूसरा हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बाद वो आता है बच्चों लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। बच्चों अब ध्यान देना, ये जो लॉ है वो आपको एग्जाम में जो है वो 3 टाइप से जो है 3 नेम्स से आपको जो है पूछ सकता है। पहला बच्चों इसमें जो आता है वो आता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, या बच्चों इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या उसी को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका देखो बच्चों थोड़ा अगर आप जो है इसमें अगर हेडिंग में अगर आप ध्यान दोगे, इसके अगर नेम में ध्यान दोगे, तो आपको इससे ही मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास कोई भी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, सो उस मॉलिक्यूल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वेट का जो रेशियो होगा जो है उसी वही सेम रेशियो जो है वो सभी कंपाउंड्स में होगा। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास CO2 है, ठीक है, अगर हमने जो है वो CO2 को जो है वो इंडिया में कहीं किसी लैब में बनाया है, ठीक है, तो देखो वो बच्चों CO2 में एक कितना कार्बन हमारे पास है, 1 कार्बन है, और कितना O2 होगा, 2 O2, मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। तो हम जो है CO2 पूरे अर्थ यूनिवर्स में से कहीं भी लाएं, उसका कॉम्पोजिशन बच्चों क्या होगा, सेम होगा। वाटर देख लो बच्चों, सिंपल एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हम बच्चों वाटर कहीं से भी लाएंगे उसमें हमेशा रेशियो क्या होगा, वही होगा, वो भी जो है चेंज नहीं होगा। यही बच्चों हमारा जो है वो लॉ ये है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, या उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो बच्चों अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो हम सिंपल यहाँ क्या बोल सकते हैं कि दिस लॉ, ये तो हमको लिखना है स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, दिस लॉ स्टेट्स दैट। ठीक है, ये लॉ बताओ क्या बोलता है हमको, दिस लॉ स्टेट्स दैट। हम सिंपल बोल सकते हैं कि अ गिवन कंपाउंड, हम सिंपल क्या बोलेंगे बच्चों, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम proportion of element बाई वेट। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, या बच्चों हम बोलेंगे लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जो बोला ये बोलता है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कोई हमारे पास अगर एक गिवन कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबके वेट का रेशियो हमेशा बच्चों क्या होगा, जो है वो सेम होगा उसके सभी कंपाउंड में, जहाँ चाहे भी वो जो है वो मिलता है। तो जो हम सिंपल यहाँ पे जो है वो बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एलिमेंट, सिंपल बच्चों हम क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एलिमेंट बाई वेट does not depends on their origin। ध्यान देना बच्चों, ओरिजिन क्या है, उसको हमने आइसोलेट कहाँ से किया, उस पर डिपेंड नहीं करता, या हम बोलेंगे बच्चों उसको हमने किस सोर्स से लिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। एंड बच्चों हम बोल सकते हैं एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन, हाँ, उसको हमने किस मेथड से बनाया है इस सब बात पे डिपेंड नहीं करता। तो सिंपली आप ध्यान देना कि हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। एंड हम बच्चों सिंपल यहाँ बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय वेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर ओरिजिन, सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों हमारा सोर्स कुछ भी हो, ओरिजिन कुछ भी हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, रेशियो बच्चों हमेशा क्या होगा, जो है वो एक्जैक्टली सेम होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए बच्चों इसका नाम होता है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। बच्चों हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो लॉ था हम बोलेंगे इट वॉज गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट। ध्यान देना, साइंटिस्ट का बच्चों नाम क्या है, जोसेफ प्राउस्ट नाम है इसका, PROUST। जोसेफ प्राउस्ट ने बच्चों इस लॉ को जो है वो एक्सप्लेन किया था, हमको जो है वो बताया था। अब देखो बच्चों, अगर हम इस लॉ को जो है वो समझेंगे एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से हमको जो है ईजिली समझ में आ सकता है। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैंने आपको बताया कि चलो हमारे पास जो है वो कार्बन जो है वो सॉलिड है, हमने जो है इसका रिएक्शन करा दिया जो है वो ऑक्सीजन से, बच्चों अभी हमने देखा था इससे क्या बन गया, CO2 बन गया। O2 भी हमारा गैस होगा और CO2 भी क्या होगा, गैस होगा। तो सिंपली हम बोलेंगे बच्चों कि अगर हम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को सॉलिड को अगर हम जो है थर्मली हाई टेम्परेचर देके बच्चों अगर हम डिकम्पोज करेंगे, तो बच्चों इस रिएक्शन का नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन के बाद बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है सॉलिड, एंड बच्चों यहाँ बनता है CO2 गैस बनता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो है वो दो रिएक्शन है, या बच्चों हम एक और बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है क्या किया, मीथेन का गैस का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, मीथेन गैस अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, तो जब हम कंबस्टन कराते हैं हाइड्रोकार्बन का या ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों, तो उसमें क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितना है, 4 हाइड्रोजन है, हमने 2H2 कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। हमारे पास तो एक कार्बन है बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन है वो भी बैलेंस है। ओ देखो यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कितना, 4 हो गया। हम इसको 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2O2। अब बच्चों आप बस ये तीनों रिएक्शन में ध्यान देना कि क्या इन सभी रिएक्शन में CO2 बन रहा है, सभी में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों ही रिएक्शन का देखो जो मेथड है, जो रिएक्टेंट है, तीनों क्या है, डिफरेंट है। अब देखो पहला हमारा वो मेथड है जिसमें कार्बन O2 कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, CO2। सेकेंड मेथड बच्चों ये है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर देकर डिकम्पोज कर रहे हैं, थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। थर्ड बच्चों ये है कि जब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि तीनों ही डिफरेंट मेथड्स हैं, जो है तीनों जो है डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, सोर्स हैं CO2 को जो है वो प्रिपेयर करने के। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हमको ध्यान देना है कि अगर हम एक CO2 की बात करेंगे तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो कार्बन है बताओ कितना होगा, 1 होगा, और तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इनमें कार्बन का और ऑक्सीजन का बच्चों रेशियो क्या आएगा, जो है वो 1:2 का आएगा। अगर हम बाई वेट देखें रेशियो, तो जो हमारा एक कार्बन कितना होता है, 12 AMU इसका वेट होता है, और एक O का बच्चों कितना होता है, 16 होता है। तो 2 का हमारा कितना जो है वो हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो रेशियो आएगा बाई वेट वो कितना आएगा, 12:32 आएगा। इसको आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कितना होगा, 2:32, 12:32। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो है वो 6:13। और सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, 3:8 आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो CO2 है वो CO2 आप किसी भी मेथड से बनाओ, CO2 आप कहीं से लेके आओ, फ्रांस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप, कहीं से लेके आओ बच्चों, हमेशा उसमें रेशियो क्या होगा, बाई वेट 12:32 ही रहेगा, या बोलेंगे 3:8 का ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि हमेशा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होता है बाई वेट, वो बच्चों हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट या फिक्स होता है या डिफाइनाइट होता है। इसलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है आपको, कमेंट करो फटाफट आप लोग, सब लोग, किसी को कुछ डाउट है तो ये तो हमारा बच्चों एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा देखो, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो हम बोल सकते हैं, जैसे देखो हमारे पास 2 सैंपल हमारे पास है बच्चों, सपोज, ठीक है। हमारे पास सैंपल कौन सा है, CuCO3, जिसको बच्चों हम बोलते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट। ध्यान देना, ये CaCO3 नहीं है, कॉपर का कार्बोनेट है। हमने यहाँ पे जो देखा था वो कहते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट था, अब यहाँ पे क्या है, कॉपर का, CuCO3 है। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे इसका 2 सैंपल है। एक हमारा इसका सैंपल है नेचुरल का मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो है नेचुरली क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो है कहीं से आइसोलेट किया है इसके सोर्स से। तो एक हमारे पास जो है वो CO3 बटा होगा, जिसको हम बोलेंगे जो है वो सिंथेटिक है,
ये हमारा सिंथेटिक सैंपल है। सिंथेटिक मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो है इसको नेचुरली नहीं, हमने इसको जो है वो आर्टिफिशियली, आप बोल सकते हो कि हमने इसको लेबोरेटरी में जो है वो प्रिपेयर किया है। तो हम बस बोलना ये चाहते हैं कि इन दोनों ही प्रिपरेशन में, सैंपल में हमने बस तो क्या क्या है, बस हमने इसका सोर्स चेंज कर दिया बच्चों, या हम बोल सकते हैं हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज कर दिया, जो हॉस्टल को हमने यहाँ पे किया है। बट अब यहाँ पे देखो, अगर हम जो है वो पूरे का अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेट, तो आप बता सकते हो सर हमारे पास जो एक कॉपर होगा उसका जो वेट होगा कितना होता है, 63.5 होता है। एक कार्बन का हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। और एक ओ का बच्चों होता है जो है 16, तो हो जाएगा हमारा कितना, 48। तो ध्यान रखना बच्चों कि आप जो है कॉपर कार्बोनेट कहीं से भी लेके आओ, उनमें हमेशा जो एलिमेंट के वेट का जो रेशियो है कंपाउंड, वो हमेशा क्या होगा, जो है वो फिक्स होगा। 63.5:12:48, यही रेशियो जो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट या फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फटाफट नोट करो बच्चों, फिर हम देखते हैं अपना अगला लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नोट करो फटाफट फास्ट। तो देखो बच्चों, अब जो हमारा थर्ड लॉ है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ तो बच्चों, जितना हमारा फर्स्ट सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट था बच्चों, उतना ही जो है वो थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या होगा, तो हम सिंपली जो है पहले इसको डिफाइन क्या करेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या बोलता है बच्चों, तो हम सिंपली यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट कि when one elements combine with other element, when one element combine with other element to form more than one compound, then the given mass of one element, then the given mass of one element that combines with the other element are always in whole number ratio। बच्चों ये बच्चों सिंपल आप पॉइंट इतना ध्यान देना है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है वन से ज़्यादा कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, बच्चों ध्यान देना आप इस में क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई एलिमेंट ए जब एलिमेंट बी से कंबाइन करता है, एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट ए किसी एलिमेंट बी से कंबाइन करता है मोर देन वन कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म करने के लिए, तो किसी एक एलिमेंट का जो गिवन मास होता है वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट से अलग अलग रेशियोज में जो है कंबाइन करता है बच्चों। अब वो जो रेशियो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होल नंबर रेशियो होता है। मतलब कि फ्रैक्शनल रेशियो जो हमारा नहीं आएगा, हमेशा रेशियो क्या आएगा, होल नंबर रेशियो आएगा। पॉइंट बच्चों आप ध्यान देना। देखो अब इस एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट आपको जैसे यहाँ पर लर्न करना है कि बच्चों आपको बोल देना है कि इट वॉज गिवन बाय, क्या बोलेंगे, इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ध्यान देना कि ये जो हमारा बच्चों लॉ ऑफ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा वो किसने दिया था, जो है वो जॉन डाल्टन ने जो है इस लॉ को दिया था। अब देखो बच्चों इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आप ध्यान देना। देखो बच्चों जैसे सिंपली अगर हमने बोला यहाँ पे कि अगर हमने जो है वो H2 लिया और हमने यहाँ पे O2 लिया और हमने इन दोनों को गैसेस को जो है मिक्स कर दिया, तो बच्चों तो दो कंपाउंड बनता है। एक तो हमारा बनता है H2O, क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे H2 और O2 यहाँ पे क्या हो गया, H2O हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, दो ऑक्सीजन है। तो अगर हम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2H2। क्योंकि बच्चों एक वाटर में एक ऑक्सीजन का एटम होता है तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा, दो एटम होगा, और यहाँ पे दो एटम है तो O तो हमारा बैलेंस हो गया। बट बेस्ट तो यहाँ पे जो हमारा H2 हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। हमारे पास कितना यहाँ पे है, 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बच्चों हमारा ये जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो हम एक रिएक्शन और बोल सकते हैं कि हम जब जो है वो H2 को मिक्स करते हैं O2 के साथ, तो एक हमारा पॉसिबिलिटी और है कि क्या बन जाता है, H2O2 बन जाता है, ये लिक्विड बनता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रेशियो हमारा कितना है, 1 से काम चल जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि होता हमने यहाँ पे हमारा ये जो O2 है कितना होता है, हमने यहाँ पे लिया है इसको 32 ग्राम लिया है, क्योंकि एक O का कितना वेट होता है, 16 होता है, तो दो का हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बोल सकते हैं।
तो हमारे पास बोल सकते हैं कि एक H2 का कितना होता है, 2 होता है। 2 का हमारे पास कितना हो जाएगा जो है वो 4 ग्राम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का वेट लगभग अप्रोक्स हम 1 मान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एटम्स है तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम। तो हमारा ये रेशियो आ गया। फिर देखो जो यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ भी हमारे पास क्या है O2 है, तो अगेन हमारा कितना ग्राम आएगा 32 ग्राम। और ये हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा जो है वो 2 ग्राम होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए। अब देखो जब दोनों कंपाउंड डिफरेंट है तो इनका देखो रेशियो भी क्या है, कॉम्बिनेशन का जो है वो अलग अलग है। अब देखना है, अब यही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि when one element combine with the other element to form more than one compound, तो हम बोल रहे हैं बेटा when one element combine with the other element, when one element combine with the other element to form more than one compound, यहाँ पे कंपाउंड एक से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं then the given mass of one element, the given mass of one element means oxygen, the given mass of one element that combines with the other element are always in the simple whole number ratio। तो रेशियो किसका होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो गिवन मास है वो जो है वो हाइड्रोजन के 2 डिफरेंट मासेस से कंबाइन जो है वो कर रहा है। देखो यहाँ पे 32 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वो 4 और 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो अगर हम 4:2 का बच्चों रेशियो लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 2 का जो रेशियो होगा किसका आएगा जो है वो एक होल नंबर रेशियो आएगा 2:1। तो ध्यान देना कि जब भी किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास तो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उस एलिमेंट का रेशियो क्या आएगा जो है वो एक होल नंबर रेशियो आएगा। अब इसको एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमने यहाँ पे कितना ग्राम लिया है 32 ग्राम, ये भी कितना होगा 32 ग्राम होगा। लेकिन देखो 32 के लिए कितना चाहिए 4 चाहिए तब H2O बनेगा, लेकिन 32 के लिए 2 चाहिए तो क्या बनेगा ये H2O2 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो मल्टीपल का मतलब नाम ही लग रहा है कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो अलग अलग रेशियोज में कंबाइन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म करने के लिए। तो बच्चों इजी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हो। चलो देखो तो हमारा यहाँ पे बच्चों हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रेशियो आएगा कितना आएगा 2:1 का आएगा किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि अगर ये 2 है तो इसका ये डबल चाहिए। तो हम बोल सकते हैं अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए, 2 है तो 4 चाहिए, 3 है तो 6 चाहिए, इसका रेशियो हमेशा डबल चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे इसका दूसरा एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास जो क्या है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को बच्चों कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब हम C और O2 को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक बन जाता है CO2। बच्चों अब ध्यान देना कि दोनों ही जो है वो गैसेज हैं, दोनों ही क्या है गैसेज है। यहाँ पे हमारा जो कार्बन होगा वो क्या होगा सॉलिड होगा और O2 वगैरह बताओ क्या होगा हमारे यहाँ पे जो है वो गैस होगा। तो अच्छा आप यहाँ पे देखो यहाँ तो हमारा जो रिएक्शन है तो क्या है बैलेंस्ड है, बस यहाँ पे देखो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कितना O2 है 2 है तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा कार्बन भी क्या हो जाएगा जो है वो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि हमारा जो O2 होगा बच्चों कितना होगा वो 32 ग्राम, यहाँ भी कितना है 32 ग्राम है। बट यहाँ पे देखना कि हमको जो है कार्बन कितना चाहिए 24 ग्राम। एक का वेट होता है बच्चों 12 ग्राम तो 2 का हो जाएगा 24 ग्राम और यहाँ पे कार्बन का कितना होगा 12 ग्राम होगा। अब देखो हम बोल सकते हैं कि when one element combine with the other element to form, when one element combine with the other element, when one element combine with the other element to form more than one compound CO and CO2, then the given mass of one element that combined with the two other masses of another element are always in simple whole number ratio। हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी एक एलिमेंट का गिवन मास कंबाइन करता है दो अदर एलिमेंट के रेशियो से तो उसका रेशियो बताओ हमेशा क्या होगा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा ये 12 × 34 है तो हम बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 2 डिफरेंट मासेस ऑफ कार्बन दैट इज 24 ग्राम एंड 12 ग्राम। तो अगर हम बच्चों 12 ग्राम और 24 का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 1:2 आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे होल नंबर रेशियो बोलते हैं। और देखो ये मल्टीपल रेशियो वाला भी कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। ओके तो जो देखो इस तरह से हम जो है बहुत सारे एग्जांपल लेके जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो है वो समझ सकते हैं इजीली। बस हमको ध्यान नहीं देना है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब ये है कि कोई एक गिवन एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करता है अलग अलग जो है वो रेशियोज में, ऐसा हम सिंपली जो है वो बोल सकते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों आप ध्यान देना कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। देखो नाइट्रोजन कितने सारे ऑक्साइड्स कंबाइन करता है, NO बनाता है, N2O बनाता है, NO2 बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O5 बनाता है। सब में अगर आप रेशियोज देखोगे तो आपको रेशियो जो है ऐसे ही मिलेंगे। किसी एक का मास आप फिक्स कर दो, अदर का देखो आप चेंज करते जाओगे, सबका रेशियो क्या मिलेगा होल नंबर रेशियो जो है आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों इसको पॉइंट अब इतना नोट करो, फिर देखते हैं अगला पॉइंट हम अपना अगला लॉ। तो देखो बच्चों हमारा जो फोर्थ वाला लॉ है वो होता है गैलोजिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
बच्चों अब ध्यान देना है कि ये जो लॉ है वो प्रीवियस दो मल्टीपल और डेफिनेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है ईजी है। बच्चों हम तो सिंपली बोल सकते हैं कि सभी लॉज हमारे लिए ईजी हैं, हमने पढ़ा तो आसान है, नहीं पढ़ा तो सब कुछ हार्ड है। ठीक है, देखो तो अब गैल-लेज़ेक लॉ में बच्चों हम सीधा इसका स्टेटमेंट वैसे ही क्या बोलेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ना, ये लॉ बताओ क्या बताता है हमको, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि व्हेन गैसेस आर कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction at constant temperature and pressure। सिंपली हम बोल सकते हैं कि when gases are combined और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम बच्चों बोल सकते हैं कि देन it always do so in a simple whole number ratio ऑफ देयर वॉल्यूम। तो बच्चों हम सिंपली बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी गैसेस जो है वो एक दूसरे से कंबाइन करती हैं, जब भी गैसेस किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे या प्रोड्यूस होंगी तो वो ऐसा हमेशा जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स में करती हैं। मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन करेंगी या गैसेस जो है बनेंगी तो हमेशा जो है वो गैसेस वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं और सिंपल होल नंबर रेशियो में जो है प्रोड्यूस भी होती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, गैल-लेज़ेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब हमको ये बात यहाँ पे नहीं लिखना है कि इट वाज गिवन बाय गैल-लेज़ेक, आप पॉइंट चाहो तो बोर्ड में क्वेश्चन लिख भी सकते हो कि इट वाज गिवन बाय गैल-लेज़ेक, क्योंकि उसके नाम पे ही ये लॉ है गैल-लेज़ेक लॉ। ठीक है, फर्स्ट हमने जो तीसरा तीन हमने पढ़ा जो है वो उसमें देखो हमको नेम में नहीं आ रहा था कि किसने दिया था, तो इसलिए हमको उसमें अलग से लिखना पड़ा। बट बेटा यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है वो किसने दिया था, गैल-लेज़ेक ने दिया था, तो यहाँ पे हमको अलग से इसको जो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये जो हमारा लॉ होगा वो बताओ किससे रिलेटेड होगा, इट इज़ रिलेटेड विथ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। क्या हम बोलेंगे, इट इज़ रिलेटेड विथ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कि डिफाइनाइट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तब बता देना गैल-लेज़ेक लॉ। अभी आप एग्जांपल समझोगे तो आपको इसका एग्जांपल समझ में जो है वो आ जाएगा। देखो बच्चों सिंपल बच्चों, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमारा जो H2 है अगर उसने O2 से कंबाइन किया और बच्चों यहाँ पे क्या बना रहा है जो है वो 2H2 यहाँ पे जो है वो फॉर्म कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2H2। देखो बच्चों ये हमारा जो रिएक्शन है वो जो है प्रॉपरली क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो गैल-लेज़ेक था उसने जो है वो रिएक्शन का बैलेंसिंग ही बताया था, हम बोल सकते हैं कुछ अलग नहीं था ये। बट बच्चों ये जो बैलेंसिंग था वो हमारा क्या था, वो जो है वो वॉल्यूम के टर्म में था ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको गैल-लेज़ेक लॉ को अच्छे से समझना है तो पहले हमको इनका बैलेंसिंग पहले समझना पड़ेगा। देखो जैसे अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो हमेशा बोल सकते हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन ऑन कंबाइनिंग ऑन रिएक्शन इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब इसी वर्ड को 2-3 बार बोलो कि when 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen it gives 2 molecule of water। मतलब इनका अगर हम रेशियो देखें तो क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ये लेंगे जो है वो कितना 2 मॉलिक्यूल, तो ये कितना हमको चाहिए 1 मॉलिक्यूल, तो कितना बनेगा ये 2 मॉलिक्यूल। इनका रेशियो आप देखो, अगर हमने इसको 2 लिया तो ये उसका हाफ चाहिए, अगर हमने ये 2 लिया तो कितना बनेगा 2 बनेगा, लेकिन अगर 1 लिया है तो कितना बनेगा ये 2 डबल बनेगा। तो वही देखना, अब यही सेम रेशियो को जो है गैल-लेज़ेक ने वॉल्यूम के टर्म में बोल दिया। क्या उसने बोला कि अगर आपने इसको लिया है जो है वो 1 लीटर, देखो तो अब जितना लोगे उतना हाफ चाहिए, तो बेटा ये कितना चाहिए हाफ लीटर चाहिए, जितना ये लोगे उतना ही बनेगा ये, तो कितना बताओ बनेगा ये 1 लीटर बनेगा, क्योंकि ये 2 लीटर है, ये 2 है तो ये 2 भी है, 1 है तो ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, अगर ये जो है वो देखो 1 रहेगा तो 2 रहेगा, लेकिन अगर ये हाफ रहेगा तो कितना रहेगा 1 रहेगा। आप इसको सिंपली वॉल्यूम के कंपैरिजन में समझ सकते हो। देखो अब इसी को अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता सकता हूँ कि अगर हमने इसको बताओ कितना लिया है 100 ml, तो जितना लिया हमको उसका ये हाफ चाहिए, तो कितना चाहिए 50 ml, जितना ये लिया उतना ही बनेगा, कितना बनेगा ये 100 ml। ठीक है, तो सिंपली जो है गैल-लेज़ेक ने कुछ अलग से नहीं बताया था, उसने जो है बस रिएक्शन का बैलेंसिंग ही किया था, बट वो वॉल्यूम के टर्म में कर दिया था।
ठीक है। और यही जो बैलेंसिंग होगा वो जो है मोल मॉलिक्यूल के टर्म में कर दिया था नेक्स्ट लॉ में, जिसको बोलते हैं अवोगैड्रो लॉ। वो भी एक ऐसा ही कुछ लॉ है जो कि जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको इजीली जो है समझ सकते हो। तो बच्चों आप देखना यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं। अब देखो अगर आपको इसको अगर बोलना होगा जो सेंटीमीटर या ml में या मीटर क्यूब में बोलना होगा तो उसमें भी आप जो है वॉल्यूम को जो है इजीली बोल सकते हो। देखो जैसे अगर हमने बोला कि अगर हमने इसको लिया 500 ml, तो जो अगर हमने इसको लिया है 5 तो इसका जस्ट हाफ चाहिए, तो कितना चाहिए 250 ml। कितना बनेगा ये, जितना ये है कितना बनेगा 500 ml। तो हमको सिंपली बात ध्यान देना है गैलोजिक को समझने के लिए रेशियो कि रिएक्शन में रेशियो हमको क्या दिया हुआ है। तुमको दिया है कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 देन इट गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो जो है वो अरेंज कर देंगे। बच्चों देखो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सिंपल है। देखो अगर हमने यहाँ पे लिखा N2 कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंबाइन विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 2 मॉलिक्यूल हमको क्या मिल जाएगा, अमोनिया जो है मिल जाएगा। N2 प्लस जो है वो 3H2 और 2NH3। अब इसमें आप देखो ये रिएक्शन क्या बोलता है कि आपने जब इसको लिया है 1 मोल तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा 3 मोल। ये कितना बनेगा बच्चों 2 मोल बन जाएगा। अब यही जो मोल का नंबर है या जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा इसको हमको वॉल्यूम के टर्म में लेना है। कैसे लेंगे, देखो अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास कितना है 100 ml है, तो 100 का 3 टाइम चाहिए, तो कितना चाहिए बच्चों ये 300 ml। तो अब क्या चाहिए हमको जो है इसका, देखो 2 है ना, अगर ये 1 है तो कितना है 2 है, तो ये 100 है तो कितना होगा जो है वो इसका डबल चाहिए, तो कितना चाहिए बच्चों ये 200 ml। तो बोल सकते हैं कि जब ये 1 होगा तो कितना चाहिए 3 टाइम्स, लेकिन बनेगा इसका 2 टाइम्स। तो हमने 100 लिया तो उसका 3 टाइम्स 300 बना, उसका 2 टाइम्स, तो 100 का 2 टाइम्स 200। तो ऐसे बोल सकते। अगर आपको लीटर में बच्चों बोलना है तो आप लीटर में भी इसको बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, अगर हमको चाहिए 1 लीटर तो ये चाहिए 3 लीटर, तो कितना बनेगा ये 2 लीटर। ओके, तो इस तरह से हम जो है वो गैलोजिक लॉ को भी जो है इजीली समझ सकते हैं। ये भी जो है बहुत ईजी है, थोड़ा भी ये डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो अगर हम जो है नेक्स्ट लॉ को समझेंगे तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग H2 प्लस O2 कंबाइन किया, बताओ यहाँ पे क्या बन गया H2O2 बन गया। देखो अब हमको बोल रहा है कि अगर ये हमको लिया है आपने 1 तो ये भी कितना चाहिए 1, ये भी कितना बनेगा 1। सबका सिंपल है, तो हम सिंपल यहाँ क्या बोल देंगे, अगर हमने ये लिया है 100 तो ये भी कितना चाहिए 100, तो बनेगा भी कितना 100। अगर हमने इसको लिया 200 लीटर तो ये कितना चाहिए 200 लीटर, बनेगा कितना 200 लीटर। ओके, तो हमको सिंपल ध्यान देना है कि गैलोजिक में हमको कुछ नहीं करना है अलग से, हमको बस जो है वो क्या कर देना है मोल्स मॉलिक्यूल्स का रेशियो लिख लेना है। उसी रेशियो में हमको जो है क्या कर देना है वॉल्यूम को जो है वो लिखते चले जाना है। तो क्या बन जाएगा वो जो है वो गैलोजिक लॉ बन जाएगा गैसेस वॉल्यूम का। सिंपली हमको ध्यान देना है कि ये जो लॉ होता है वो जो है वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को जो है वो प्रूफ करता है। उसको देखो ना, डिफाइनाइट मतलब कि फिक्स प्रोपोर्शन की 2 है तो 1 चाहिए तो 2 बनेगा। ये सब क्या है फिक्स प्रोपोर्शंस का जो है रेशियो है, इसलिए हो जाएगा। लिखो बच्चों आप लोग इसको नोट करो फटाफट, फिर देखते हैं अपना अवोगैड्रो लॉ हम लोग। देखो बच्चों अब हमारा जो है वो जैसा गैलोजिक लॉ था वैसा देखो मैंने अभी आपको नाम लिया कि सेम जो है वो अवोगैड्रो लॉ भी है, बट हम इसका स्टेटमेंट जो है पढ़ेंगे एग्जाम में हमको आता है, तो हमारा स्टेटमेंट बच्चों वैसा ही होगा अगेन कि दिस लॉ स्टेट दैट, इसको हम क्या बोलते दिस लॉ स्टेट दैट, हम बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of moles and molecule। देखो हमने जैसा पहले पढ़ा at constant temperature and pressure। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं at constant temperature and pressure। देखो बच्चों हमने जैसा अभी पहले पढ़ा गैलोजिक लॉ सिंपली वैसा ही ये भी है। तो हमने बोला था कि हमारा जो रिएक्शन होगा अगर वो बैलेंस है तो उस बैलेंस रिएक्शन का जो मोल जो मॉलिक्यूल होगा उसी फॉर्मेट में हमको बताओ क्या लिखते जाना, उसका वॉल्यूम हमको अरेंज करना। सेम वही बात ये भी बोल रहा है कि किसी भी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसके उस इक्वल वॉल्यूम में उतना ही क्या होंगे मोल्स होंगे, उतने ही क्या होंगे बच्चों जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम वही चीज़ है। देखो इसने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि अगर हमने जो है बच्चे यहाँ पे बोला है जो है वो 2 मोल मीन्स वो 2 मोल के हिसाब से आपको जो है आपको वॉल्यूम लेना है 2 वॉल्यूम। अब 2 वॉल्यूम में 2 ml हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो वैसे आपको जो है यहाँ भी ये लॉ जो है लेना है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसमें भी बच्चों आपको नहीं लिखना है कि ये लॉ किसने दिया था, नाम में देखो लग रहा है अवोगैड्रो ना, इसको अवोगैड्रो ने जो है वो दिया था, पूरा आपको नाम नहीं पूछता है। फिर इससे पहले वाला था बच्चों, हमने उसमें क्या बोला था, इट वॉज गिवन बाय गैलुजेक, तो गैलुजेक भी आपको अलग से नहीं आएगा कि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम किसने दिया था, तो ध्यान देना कि वो गैलुजेक नहीं दिया था, वो उसके नाम से ही है, ठीक है। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो नोट करने वाला वो ये है कि बताओ, हम बोल सकते हैं कि अवोगैड्रो ने क्या किया, तो बोल सकते हो कि जो अवोगैड्रो था उसने जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट किया था। ये अवोगैड्रो ने अच्छा काम किया, उसने जो है हमको एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस बताया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल होता है। उस टाइम पे हमको पता नहीं था, आज हमको पता है कि एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, बट वो टाइम पे हमको पता नहीं था। तो अवोगैड्रो ने जो है एक अच्छी बात बताई कि अच्छा एटम क्या होता है और जो है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें डिफरेंस कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा एटम है कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हमको इसका एग्जाम्पल देखना होगा तो सिंपल है, जैसा अभी हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा वही हम सिंपल एग्जाम्पल रिपीट करेंगे कि हमारा H2 है, O2 है। बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा होता है H2O। देखो अगर हम इसके नंबर को बैलेंस करेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जो है वो ये हमारा हो जाएगा 2H2O, तो हो जाएगा 2H2O, O2 हमारा इसमें क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब तो अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि हमने इसका मतलब कितना मोल लिया है, 2 मोल, तो ये कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल, और हम बोल सकते हैं कितना मोल फॉर्म होगा, 2 मोल फॉर्म होगा। ध्यान देना बच्चों, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी जो हमारा जो लॉ है वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को जो है वो प्रूफ कर सकता है, लेकिन पहले गैलुजेक ने बोला तो हम पहले जो है गैलुजेक को जो है प्रायोरिटी देते हैं कि उसने ही जो है वो वही लॉ जो है वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है, बट प्रूफ ये भी करता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस को। तो ये 2 मोल हुआ, तो 1 मोल कितना चाहिए, 2 मोल। अगर हम बच्चों 2 मोल ना बोल के हमने बोल दिया 2 मॉलिक्यूल, तो वो भी चीज़ है 2 मॉलिक्यूल्स, तो बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 मॉलिक्यूल्स, तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। देखो बच्चों, इसी को हमने पिछले वाले लॉ में क्या बोला था कि अगर हमको ये चाहिए जो है वो 2 वॉल्यूम, तो हमको कितना चाहिए, 1 वॉल्यूम, तो कितना फॉर्म होगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म होगा। अब हमने वॉल्यूम को बोला था कि अगर ये कितना है 2 ml, तो कितना चाहिए 1 ml, तो कितना फॉर्म होगा 2 ml। तो दोनों ही बच्चों लॉ हम बोल सकते हैं कि आपस में जो है इंटर रिलेटेड है, कुछ जो है वो अलग से इसमें नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही आप जो है दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो अमोनिया का, हमने जो अभी एग्जाम्पल दिया ना, N2 + 3H2 = 2NH3, ये जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास N2 में बोल सकते हैं कि होता कितना मॉलिक्यूल होगा, ये 1 मोल है, तो ये कितना मोल हमको रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल, तो कितना चाहिए हमको जो है वो 2 मोल। ऐसा जो रिएक्शन बोलता है 1:3:2 का रेशियो। अब बच्चों अगर इसको हम मोल नहीं बोलेंगे तो इसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 मॉलिक्यूल्स, तो कितना मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल्स। हम इसको जो अभी पिछले वाले लॉ में क्या बोला था कि अगर ये 1 वॉल्यूम है तो कितना चाहिए, ये 3 वॉल्यूम, तो कितना फॉर्म होगा, 2 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में आप लीटर, ml कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे इसको बोल सकते हो, इजी लॉ है। जैसा गैलुजेक था वैसा बच्चों जो है ये भी है, नोट करो आप इसको। देखते हैं अगला हमारा लॉ क्या है। तो बच्चों देखो ये हमारा हो गया अवोगैड्रो लॉ। हाँ, ये जो है हमारे पे देखो 5 जो है बेसिक लॉ है। एक हमारा बच्चों इसमें लॉ और होता है जो कि एनसीईआरटी में आई गेस मेंशन है, जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ, देखो वो हमको जो है जनरली हमारा आता नहीं, हमारे सिलेबस में वो है नहीं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आपको जो है ये 5 बेसिक लॉज जो है बच्चों डिस्कस करने हैं। पहला आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, तीसरा था बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ था गैलुजेक लॉ, एंड बच्चों 5th वन आपका हो जाएगा अवोगैड्रो लॉ। सभी लॉ का आपको जो है स्टेटमेंट याद रखना है, जैसे उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझने कैसे हैं, उसके 1-2 आप एग्जाम्पल देखो में फिट कर लो, आपको जो है हमेशा जो है वो याद रहेगा। अब इसको जो है वो लर्न करो। ओके बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो अपना अगला टॉपिक, हमको एटम पढ़ना है, एटम के बारे में, एटम क्या होता है, डाल्टन्स थ्योरी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम बहुत सारे ऐसे जो है चैप्टर में बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो है वो थैंक यू सो मच। और बच्चों फिर आप जो है वो अपना अच्छे से पढ़ाई करो, और ध्यान रहे आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना जो है वो मत भूलिए, और सबसे करवाइए भी, हमको सपोर्ट भी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।